अभी इस लेक्चर में जो हम कोशिश करेंगे देखने की वो रहेगी कि जो उर्दू का जो पहला सिलेबस में जो पहला आपको बिट दिया गया है दैट इज कि हिंद आरियाई का इर्तिखा, हिंद आरियाई जो ज़बान है उसका इर्तिखा, उसको हम कैसे कवर करें। तो उसमें छोटे छोटे बिट्स दिए गए हैं, सेपरेट सेपरेट बिट्स दिए गए। जो पहला जो पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आपका फोकस कराना चाहूँगा वो है लिसानी ख़ानदान, वो है लिसानी ख़ानदान। लिसानी ख़ानदान। अब लिसानी ख़ानदान होता क्या है? अब लिसानी ख़ानदान होता क्या है? तो लिसानी ख़ानदान का मतलब होता है वो ज़बानें जो बाहम मुमासिलत रखती है, जो एक दूसरे की तरह होती है, जिनमें जो है शबाहत पाई जाती है। ठीक है, बाहम मुमासिलत तमसील कहते हैं, जैसे मिसाल देना, तो वैसे मुमासिलत भी उसी से निकलता है कि वो ज़बानें जिनमें बाहमी मुमासिलत होती है और लिसानियाती बुनियादों पर यकसानियत होती है, यानी कि जो लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सिमिलर होती है। ठीक है, तो उनको कहते हैं हमरिश्ता ज़बानें। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ आ गई? इसमें जो चीज़ आ गई वो पहले ये है कि वो ज़बानें जो बाहम मुमासिलत रखती है, जो बाहम मुमासिलत रखती है या जिनमें लिसानी बुनियादों पर यकसानियत पाई जाती है, तो ऐसी ज़बानों को हम क्या कहते हैं? हमरिश्ता ज़बान। ऐसी ज़बानों को कहा जाता है हमरिश्ता ज़बानें। और इन्हीं हमरिश्ता ज़बानों के एक ग्रोह को, इन्हीं हमरिश्ता ज़बानों के एक ग्रोह को कहा जाता है लिसानी ख़ानदान। ठीक है, तो वो ज़बानें जो बाहमी मुमासिलत रखती है, जिनमें लिसानी बुनियादों पर यकसानियत पाई जाती है, उन्हें हमरिश्ता ज़बानें, और उन्हीं हमरिश्ता ज़बानों के एक ग्रोह को जो है कहा जाता है लिसानी ख़ानदान। अब लिसानी ख़ानदान की जो कैटेगराइजेशन है, तो अमरीकी एक माहिर लिसानियात रहे हैं विनफ्रेड पी लेमन। विनफ्रेड पी लेमन ने नस्ली बुनियादों पर नस्ली दर्जाबंदी करते हुए 7 लिसानी ग्रुप या ख़ानदान तश्कील दिए हैं। कितने? 7 लिसानी ग्रुप या ख़ानदान तश्कील किए हैं, जिसमें से एक जो सबसे अहम ख़ानदान है, जो हमारे सिलेबस में हमको जिस पे फोकस करना होता है, वो था हिंद यूरोपी। वो होता है हिंद यूरोपी। तो पहला आ गया इसमें हिंद यूरोपी, दूसरा इसमें आ जाएगा अफ्रीकी एशियाई, तीसरा जो इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा ऑस्ट्रो एशियाई, चौथा जो आएगा इसके अंदर वो आएगा द्रविड़ी, पांचवा जो आएगा वो आएगा चीनी तिब्बती, छठा जो आ जाएगा वो आ जाएगा अल्ताई एल्टिक, और जो 7वां जो आएगा वो लास्ट आएगा वो है फिनो-उग्रिक। तो दुनिया के ये 7 लिसानी ख़ानदान हैं जो कि विनफ्रेड पी लेमन ने जिसका कैटेगराइजेशन किया है। और दुनिया की लगभग सारी ज़बानें, ठीक है, एक्सेप्ट जो ट्राइबल्स की लैंग्वेज होती है वो ज़बानें छोड़कर, जो एक्सेप्ट इनके अलावा जितनी भी सारी ज़बानें होती हैं वो इनमें से किसी न किसी ख़ानदान के अंदर इंक्लूड होती है। जैसे हिंद यूरोपी लिसानी ख़ानदान, ईरानी उसी का पार्ट आता है, इंडक उसी का पार्ट आता है, बर-ए-सग़ीर हिंद और पाक में जितनी ज़बानें बोली जाती है वो इसी हिंद यूरोपी जो है आपके लिंग्विस्टिक ग्रुप के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो हिंद यूरोपी, इंडो यूरोपियन, हिंद यूरोपी हो गया, इंडो यूरोपियन। तो आपके लिसानी ख़ानदान पे अगर आपका सवाल आता है तो ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिखेंगे। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड करेंगे, वो ये कि ज़बान में जो मुमासिलत है, ठीक है, यहाँ पे जो यकसानियत है, उसकी एक वजह जो है वो ये है कि इनका माखज़ एक है, हो सकता है इनका सोर्स एक है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, उर्दू और हिंदी दो ऐसी ज़बानें हैं जिनका सोर्स है संस्कृत से प्राकृत, अपभ्रंश, फिर उसके बाद जो है जदीद हिंद आरियाई ज़बान है, फिर उसके बाद आया है उर्दू, हिंदी, जैसे भी वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, अरबी फ़ारसी का एक पर असर ज़्यादा रहा है, दूसरे के ऊपर जो है आपका जो देसी ज़बानें रही हैं, ब्रज, राजस्थानी, ठीक है, आपका खड़ी बोली, ऐसी ज़बानों का भी ज़्यादा जिन्होंने का डेवलपमेंट हुआ है। तो माखज़ एक है, जिस तरीके से संस्कृत एक माखज़ हो गया, ठीक है, इसी तरीके से ये जो मुमासिलत की एक वजह यह है कि इनका माखज़ एक है
और इसीलिए इनमें जो सौती तौर पर जो है मुमासिलत पाई जाती है। ठीक है, इनमें जो आवाज़ें पाई जाती हैं वो भी, उसमें भी मुमासिलत मिलती है। ठीक है, जो लिंग्विस्टिक क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी सिमिलर मिलती है। तो आपका लिसानी ख़ानदान पर इतना आपका जो है नोट्स बन जाता है, लिसानी ख़ानदान पर ये आपका टॉपिक कवर हो जाता है। अब जो दूसरा टॉपिक है जो आगे हमको चलना है, वो दूसरा टॉपिक है आपका हिंद यूरोपीय लिसानी ख़ानदान। जैसे मैंने कहा कि ज़बान का इर्तिक़ा, ज़बान के इर्तिक़ा की अगर बात हो रही है, बिलख़ुसूस उर्दू की अगर इर्तिक़ा की बात हो रही है, तो उसमें हमें बहुत ब्रॉडर एक कैटेगराइजेशन देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने लिसानी ख़ानदान क्या होता है वो देख लिया है, तो बाद हम देख रहे हैं अभी हिंद यूरोपीय लिसानी ख़ानदान। हिंद यूरोपीय लिसानी ख़ानदान, और ये जो लिसानी ख़ानदान है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अहम लिसानी ख़ानदान है। दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी ख़ानदान है, जो कि रूस और यूरोप के ममालिक के अलावा, रशिया और यूरोप के जितने भी ममालिक हैं, इनके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ईरान, ठीक है, इन सारी कंट्रीज़ में भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके जिसके बोलने वाले ना सिर्फ रूस, यूरोप, बर्रे सग़ीर, हिंद व पाक, साथ ही साथ ईरान वगैरह में भी पाए जाते हैं। इसकी 11 शाखें हैं। इसमें भी जो ज़ैली शाखें हैं, सब कैटेगराइजेशन जो है, ठीक है, इसका भी कैटेगराइजेशन किया गया है, जिसमें हिंद यूरोपी हो गया ब्रॉडर कैटेगराइजेशन। ठीक है, लिसानी ख़ानदान में से एक ख़ानदान होगा हिंद यूरोपी, उसमें होगी 11 शाखें, और जिसमें से जो एक अहम शाख है वो हो गई आपका हिंद आरियाई। तो अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो आपसे जो पूछा जा रहा है हिंद आरियाई का इर्तिक़ा, कि हिंद आरियाई का इर्तिक़ा कैसे हुआ है। तो अब हम आए हैं हमारे असल पॉइंट के ऊपर, वो है हिंद आरियाई। हिंद आरियाई के अंदर जो है ज़ैली शाखें जो आती है, एक ईरानी आता है और दूसरा आता है इंडक, ईरानी और इंडक। तो हमारा जो हम जिससे डील करेंगे वो रहेगा इंडक। ठीक है, तो आपका हिंद यूरोपीय लिसानी ख़ानदान, उसकी एक अहम शाख जो कि हो गई आपके हिंद आरियाई, और उसमें आ गए आप इंडक। और हिंद आरियाई, अब हम इसको जो है डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और ये बहुत अहम शाख है जिसका इर्तिक़ा हिंदुस्तान में हुआ है, और इसमें शामिल ज़ुबानें जो है मशरिक़ ता मग़रिब, मशरिक़ से मग़रिब तक, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट तक तमाम हिंदुस्तान में जो है बोली जाती है। तो जिसमें शामिल ज़बानें मशरिक़ ता मग़रिब सारे हिंदुस्तान में जो है बोली जाती है। और इसके अलावा जो आउट ऑफ इंडिया, बड़े सग़ीर जिसको कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कहा जाता है, तो उसमें भी इसका उतना ही चलन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंद आरियाई के बारे में। क्योंकि यूपीएससी एक बार सवाल पूछ चुका है कि लिसानी ख़ानदान के मुतालिक लिखते हुए आपको जो है हिंद आरियाई जो लिसानी ख़ानदान है उसके बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो उसमें जो आपका कंटेंट आएगा, जो आंसर आएगा, वो ही रहेगा। इसमें कुछ और डिटेल्स हैं कि जैसे इनके बोलने वाले जो है आर्या लोग थे, कि आर्या जो कौम थी, जो आर्या लोग आए थे, तो वो लोग इसके बोलने वाले थे। ठीक है, और दूसरी जो डिटेल है कि उर्दू ज़बान जो है, उर्दू हमारी जो ज़बान रही है, उसका ताल्लुक़ भी जाकर हिंद आरियाई से जुड़ जाता है। तो ये आपका पूरा एक पॉइंट कवर हो जाता है। ठीक है, तो अब जो तीसरा और हमें पॉइंट देखना है, वो देखना है आर्याओं का वतन। आर्याओं का वतन। अब आर्याओं के वतन के मुतालिक अगर हम देखेंगे, बुक्स में देखेंगे, रेफरेंस में देखेंगे, तो हमें कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं, उसके मुतालिक कहीं इशारा नहीं मिलता। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग ग्रुप्स ने, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग हिस्टोरियंस ने, फिर जो है लिंग्विस्टिक जो माहिरीन हैं, उन्होंने अलग अलग दावे किए हैं। ठीक है, सो आर्याओं के वतन के मुतालिक उनकी मजहबी किताबों में इनकी वतन और आमद के मुतालिक मजहबी किताबों में कोई भी ऐसा इशारा नहीं मिलता, वाज़ेह इशारा नहीं मिलता। इसीलिए जो पहला ग्रुप है जिन्होंने दावा किया है आर्याओं के वतन के मुतालिक, वो है हिंदुओं का। तो हिंदुओं के
मजहबी अक़ीदे या दीनी अक़ायद के बिना पर ये दावा किया गया है कि तिब्बत जो है इंसानों का पहला मस्कन था। इंसानों का पहला मस्कन जो रहा है वो रहा है तिब्बत, इंसानों का पहला मस्कन। तो इसीलिए इसको आर्यों से मंसूब किया जाता है। तो कहा जाता है कि आर्य जो थे अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, जो शुरू के जो इंसान थे उसमें आर्य जो है तो एक ग्रुप था। तो इसीलिए तिब्बत से कहा जाता है कि आर्यों का वतन जो है तिब्बत है। और इसी का जो दावा किया है पंडित हरि अवध ने, उनकी किताब है हिंदी भाषा साहित्य विकास। हिंदी भाषा साहित्य विकास, इस किताब के अंदर यही चीज़ का दावा जो है तो आपके पंडित हरि अवध ने किया है। जो दूसरा जो दावा इसके मुतालिक आता है कि बाज़ मौरखीन का कहना है कि जो आर्य जो थे पंजाब में दरिया सरस्वती के किनारे आबाद थे। जो दरिया सरस्वती है जो कि वेदों में जिसका जिक्र आता है, तो पंजाब में जो है दरिया सरस्वती के किनारे जो है आबाद थे। ठीक है। और इसी तरीके से प्रोफेसर कीथ जो कि एक मौरिख गुजरे हैं, कीथ, ये सारे नाम आपको याद रखने, क्योंकि आपको जब आर्यों के वतन के मुतालिक अगर सवाल किया जाता है तो आपको ये सब लिखना है। तो प्रोफेसर कीथ ने भी इसी तरीके का दावा किया और कहते हैं कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब जो सरहद है उसको वो आर्यों का वतन बताते हैं। ठीक है। सो दरिया सरस्वती और शुमाल मगरिब। जो तीसरा दावा है वो ये है कि जिसमें जितने आपके मुहक्किकीन हैं, जितने तहकीक करने वाले हैं, उनका कहना है कि आर्यों के वतन की तलाश जो है हमें वस्त एशियाई, सेंट्रल एशियन जो आपके वसी मैदान है वहाँ से करने पड़ेंगे। तो जदीद मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक जो एक इत्तेफाक भी आ गया है कि उन आर्यों के वतन की तलाश हमें वस्त एशिया के मैदानों में करनी पड़ेगी। और इनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं? सुनीति कुमार चटर्जी जो कि एक लिंग्विस्टिक माहिर लिंग्विस्टिक रहे हैं हिंदुस्तान से ही। तो उन्होंने, सुनीति कुमार चटर्जी ने इसी जो है तो नज़रिए को पेश किया है। साथ ही साथ जो है प्रोफेसर जाइल्स हैं, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने किताब लिखी है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उस किताब के अंदर उन्होंने दावा किया है कि आर्यों को जो वतन रहा है वो ऑस्ट्रिया हंगरी, जो दो मुमालिक हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी, वहाँ पर उनको तलाश करना पड़ेगा। वहीं पे सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है कि आर्यों का वतन जो है यूरेशिया के, जो यूरोप और एशिया, यूरेशिया के जो वसी मैदान है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि जो अल माउंटेन रेंज है रशिया में जो पाई जाती है, तो वहाँ पर जो है आर्यों के वतन की तलाश करनी पड़ेगी। और इन दावों की जो तस्दीक होती है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी मिले हैं, बिलखुसूस जो एशियाई कोचक, एशिया मिनोर जिसको कहा जाता है, तुर्की का जो हिस्सा है, एशियाई कोचक में जो दरियाफ्तें हुई हैं, ख़ासतौर से मैन्युस्क्रिप्ट्स जो दरियाफ्त हुए हैं, कुतुबे जो दरियाफ्त किए गए हैं, उसके अंदर कुछ नाम देवी देवताओं के ऐसे मिले हैं जैसे इंद्रा, वरुणा। ठीक है। ये कुछ किताबों में कुछ ऐसे नाम मिले हैं जो कि बताते हैं कि आर्यों का वतन एक वक्त जो है, आर्यों का वतन जो है ये एशियाई कोचक या एशिया मिनोर रहा है। तो बाद में उसकी थियरी भी पूरी आई है कि आर्यों का हिंदुस्तान में दाखिला कैसे हुआ। ठीक है। तो आर्यों के वतन के मुतालिक अगर आपको सवाल आता है तो यही सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करना है। ठीक है। तो ये आपका तीसरा बिट भी आर्यों का वतन, ये भी यहाँ पे कवर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट बिट है जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है, वो है आर्यों का दाखिला हिंद। कि आर्य हिंदुस्तान में पहुंचे कैसे। आर्यों के ऊपर अगर सवाल आता है, क्योंकि जो बिट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बिलखुसूस जो एरिया अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका फर्स्ट जो 8 क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी मेंस के पेपर में ऑप्शनल में, जिसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि फर्स्ट और सेकंड इसी एरिया से, जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका मगरिबी हिंदी, उसकी बोलियाँ और उसके जितने ये सब बिट्स आएंगे, तो वहीं से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन 2 क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएगी। तो आपको ये एक एक बिट को बहुत अच्छे से कवर करना है, उसको फिर अच्छे से मेमोराइज़ करना है।
लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो वो आप इंश्योर कर सकें कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिल सकें। और पेपर 1 जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप आसान ज़बान में चीज़ों को याद करके लिख सकते हैं, आपको क्रिएटिविटी की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, आपको बस चीज़ें पढ़ना है, उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उनको फिर याद रखना है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है दाखिले हिंद, कि आर्या जो है हिंदुस्तान में दाखिल कैसे हुआ है। तो इसमें चंद पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है कि तारीख़ी मुताले से, जैसे मैंने कहा कि रिसर्च ने खुद बताया है कि आर्याओं का जो वतन रहा था वो वस्ती एशिया रहा है, ठीक है। वस्ती एशिया के जो वसी मैदान रहे हैं, जहाँ तक हमने अभी देखा है कि उसमें जो अभी कुछ कुतबे दरियाफ्त हुए हैं, जिससे पता चला है 1905 में तुर्की में। तो तारीख़ी मुताले से पता चला है कि जो आर्याओं का वतन जो रहा है वो वस्त एशिया के मैदान या वस्त एशिया में वो आबाद थे। फिर वो नस्ल मकानी करके एशियाई कोचक, जो कि तुर्की का हिस्सा है, वहाँ पर चले गए, जिसके लिए उन्हें जुनूब मशरिक़, ठीक है, आपका जुनूब हो गया और मशरिक़ हो गया, मशरिक़ हो गया ये और जुनूब हो गया ये। तो इस तरीके से जो ये सेंट्रल एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया से उन्होंने तुर्की की तरफ जो है नस्ल मकानी की, ठीक है, तो जुनूब मशरिक़ की तरफ वो चले। और 2500 क़ब्ल मसीह तुर्की से चलते हुए 2500 क़ब्ल मसीह वो ईरान में वारिद हुए। 2500 क़ब्ल मसीह वो ईरान में वारिद हुए, ठीक है। और वहाँ से फिर आगे अपना नस्ल मकानी कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, वहाँ से वो मूवमेंट अपना इस डायरेक्शन में मूवमेंट कंटिन्यू करते हुए 1500 क़ब्ल मसीह वो हिंदुस्तान के जो शुमाल मगरबी सरहदी इलाका है, पंजाब वाला जो इलाका है, पाकिस्तानी पंजाब जिसमें आता है, वहाँ पर उनकी आमद हुई, ठीक है। तो आपको याद रखना है आर्यों का वतन एशिया कोचक के वसी मैदान, फिर उसके बाद वस्त एशिया के मैदान, फिर एशिया कोचक में उनकी आमद, वहाँ से जुनूब मशरिक़ के तरफ चलते हुए 1500 क़ब्ल मसीह में ईरान, फिर उसके बाद जो है आपके 1500 क़ब्ल मसीह में हिंदुस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पंजाब के इलाके में इनकी आमद। अब इनके आने का रीज़न क्या था, इनके आने का रीज़न क्या था? तो इसमें एक टर्म है जो आपको याद रखना है कि जहांगीरी से ज़्यादा जहां पैमाई, यानी कि कॉन्कर करने के बजाय, यानी कि वो दुनिया को कॉन्कर नहीं करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका इनके कब्ज़े में आ जाए, ठीक है। तो जहांगीरी से ज़्यादा जहां पैमाई यानी एक्सप्लोरेशन, कंकर करने के बजाय एक्सप्लोरेशन। तो आपको याद रखना है कि जहांगीरी से ज़्यादा जहां पैमाई का जो है तो इनके अंदर जज्बा था, तो इसीलिए वो जुनूब मशरिक़ की तरफ मूव करते गए। और आपको पता है हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में जो भी जो बाहर से आया है, ख़ास तौर से चाहे वो सिकंदर रहा हो, सिकंदर से पहले की कौमें रही हो, जितने भी सेंट्रल एशियन दूसरी कौमें आई हैं, तो हिंदुस्तान जो है उनके लिए हमेशा अपीलिंग जो है, जब वो हिमालय को क्रॉस करते हैं तो एक अपील रही है हिंदुस्तान की। तो जहांगीरी से ज़्यादा जह पैमाई का अमल दखल है। अब यहाँ पे जब वो आए तो जो हिंदुस्तान में ऑलरेडी जो कौमें, द्रविड़ी कौमें और ऑस्ट्रिक कौमें जो आबाद थी, तो उनके साथ उनका साबिक़ा हुआ। ऑलरेडी यहाँ पे तो रह रहे थे, तो ऑस्ट्रिक कौमें, द्रविड़ी कौमें जो रह रही थी, उनसे उनका सामना हुआ और उनको ज़ेर करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ी। उनको ज़ेर करने के लिए इन्हें काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ी और आपसी मेल जोल की वजह से जो है तो एक नई ज़बान वजूद में, आर्या जो ज़बान लेकर आए थे और हिंदुस्तानी ज़बान के मेल जोल से जो है एक नई ज़बान वजूद में आई, नई ज़बानें वजूद में आई। एक ज़बान नहीं कहूँगा बल्कि नई ज़बानें वजूद में आई, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में जो है इनका दाखिला हिंद हुआ और इनकी जो ज़बानें थी आखिर में हिंद आर्याई सांचे में ढल गई। क्योंकि हम यहाँ पे ज़बानी या लिंग्विस्टिक एंगल से देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो उनकी ज़बान थी, उनकी ज़बान पे क्या असर हुआ। तो ज़बान पे असर ये हुआ कि उनकी ज़बान जो है वो हिंद आर्याई एक सांचे के अंदर जो है तो ढल गई। तो आपका ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे कवर हो जाता है कि आर्याओं का दाखिला हिंद। अब नेक्स्ट जो अहम पॉइंट है, नेक्स्ट जो अहम एरिया है जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है, वो आता है आपका ख़दीम हिंद आर्याई। तो हिंद आर्याई के इर्तिक़ा के अंदर जो है 3 एस्पेक्ट से आपको कवर करना होता है, जो कि पहला होता है ख़दीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। ख़दीम हिंद आर्याई,
वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं कदीम हिंद आरियाई। कदीम हिंद आरियाई क्या है? तो कदीम हिंद आरियाई का जो दौर है वो होता है 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह, बिफोर क्राइस्ट। तो पूरे 1000 साल तक का इनका दौर है। ठीक है, पूरे 1000 साल तक कदीम हिंद आरियाई जो इसका दौर है, कदीम हिंद आरियाई जो हम पीरियड देख रहे हैं, जिसके बारे में हमें और थोड़ी डिटेल देखनी है, तो उसका जो दौर होता है 1500 क़ब्ल मसीह से। ये साल काफ़ी अहम हो जाता है, आपको याद रखना है कदीम हिंद आरियाई का दौर कितना, कब से कब तक होता है, वस्ती हिंद आरियाई का कब से कब तक होता है और जदीद हिंद आरियाई का कब से कब तक होता है। तो 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक कदीम हिंद आरियाई। और ये जो दौर होता है, ये आर्यों की जो ज़बान है संस्कृत, उसकी नुमाइंदगी करता है। तो याद रखिए कदीम हिंद आरियाई, उसमें संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में भी अगर आप देखेंगे तो प्रोफेसर जीसी जैन ने संस्कृत को, ठीक है, 2 अदवार में, 2 दौर में जो है सब कैटेगराइजेशन किया है। एक हो गया आपका वैदिक संस्कृत, एक हो गया क्लासिकल संस्कृत। वैदिक संस्कृत आपका दूसरा होता है क्लासिकल संस्कृत। ठीक है, तो प्रोफेसर जीसी जैन ने आपको उसी संस्कृत के दौर को कदीम हिंद आरियाई 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक, जो कि संस्कृत की नुमाइंदगी करता है, और जिसके अंदर प्रोफेसर जीसी जैन ने उसको 2 अदवार में जो है तकसीम कर दिया है। एक पहला दौर जो है वो आपका आता है वैदिक संस्कृत और दूसरा जो आता है वो होता है क्लासिकी संस्कृत। अब सबसे पहले देखते हैं वैदिक संस्कृत क्या है। इसमें हमें देखना है कि वैदिक संस्कृत क्या है। तो संस्कृत के जो सबसे कदीम नमूने जो हमें मिलते हैं वो वेदों में मिलते हैं। 4 वेद है, ऋग वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, फिर उसके बाद जो है तो ब्राह्मण ग्रंथ भी आता है, उपनिषद भी आते हैं। ठीक है, तो वेदों जो वैदिक संस्कृत है जिसके सबसे कदीम नमूने हमें जो है आपके वेदों में मिलते हैं, इसीलिए इसे वैदिक संस्कृत कहा गया है। ठीक है, वेदों में मिलेंगे। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसके बाद जो आपका आता है ब्राह्मण, जो आपका आता है उपनिषद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इनमें जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है वो होती है आपकी वैदिक संस्कृत। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट उसमें अंदर आएगा ये कि वैदिक संस्कृत से ज़्यादा जो डेवलप लैंग्वेज होती है वो उपनिषद की होती है। यानी कि वैदिक संस्कृत में भी जो सबसे कदीम नमूने हैं वो वेदों में मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे ज़बान का इर्तिक़ा होता है, इब्न खुल्दून खुद कहते हैं कि हर 70 साल के अंदर एक ज़बान जो है अपनी शक्ल तब्दील करती है। अगर आप उर्दू को ही देखिए, 1920 की जो उर्दू थी या 1935 की, 1940 की जो उर्दू थी, आज अगर आप उस उर्दू को देखेंगे तो हम बहुत मुश्किल से उस उर्दू पर जो है आप बोल भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। तो आज की उर्दू बहुत मुख्तलिफ है उस दौर की उर्दू से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाता है कि वैदिक संस्कृत में वेद से ज़्यादा जो है आपकी ज़बान जो डेवलप मिलेगी वो उपनिषद के अंदर मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा जो हमने देखा है वो क्लासिकल संस्कृत। दूसरा जो हमने देखना है वो है क्लासिकल संस्कृत। ये कि संस्कृत की दूसरी शक्ल है। पहली शक्ल जो होगी आपकी वैदिक संस्कृत, दूसरी शक्ल हो गई क्लासिकी संस्कृत। और जब संस्कृत में अदबी तसानीफ का सिलसिला शुरू हुआ, जब वो लिटरेरी वर्क के लिए यूज़ की गई, खास बात यही होती है कि हम आगे देखेंगे अपभ्रंश के है, प्राकृत के लिए यही बात आती है। कोई ज़बान जब डेवलप होती है, उर्दू के लिए अगर आप देखें तो शुरू में उर्दू को सिर्फ बोलचाल की ज़बान कहा जाता था और ख़त व किताबत के लिए, लिटरेचर के लिए फ़ारसी का इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि ज़बान का यही इर्तिक़ा होता है कि शुरू में वो होती है बिल्कुल बोलचाल वाली ज़बान, और जब वो एक ज़बान एक डेवलप हो जाती है, उसका ग्रामर, उसकी सर्फ नहव जो होती है वो डेवलप हो जाता है, तो वो फिर लिटरेचर के लिए भी इस्तेमाल की जाने लगती है, जो क्लासिकल उसका वर्जन होता है। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत और दूसरा हो गया क्लासिकी संस्कृत। जब उसमें अदबी तसानीफ लिखी जाने लगी तो वो हो गई आपका क्लासिकी संस्कृत। तो इसमें कौन कौन से आ जाता है? रामायण उसमें आ जाता है और महाभारत। रामायण और महाभारत जो है क्लासिकल संस्कृत की जो 2 मिसालें हैं, आपको ये नाम याद रखने की कोशिश करना है। अब वैदिक और क्लासिकल संस्कृत में सौती तौर पर, ठीक है, और क़वायदी एतबार से डिफरेंट है। इसमें जो है तो आपको इख्तलाफ नज़र आएगा, डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है, आर्या जैसे जैसे शुमाल
जो है मशरक़ की जानिब बढ़ते गए तो उनका किसी एक ज़बान का जो है किसी एक बुनियाद पर जो है रहना मुश्किल हो गया। आपको जानते हैं जैसे कि आपका मूवमेंट ऐसे होता है, कोई कौम अगर ऐसे मूव करती है तो लोकल इन्फ्लुएंस तो उसमें इंक्लूड हो गए, तो वही इन्फ्लुएंस आर्याओं की ज़बान में इंक्लूड होने लगा और उसकी 3 शक्लें जो हैं बाद में आगे जाकर क़दीम हिंद आर्याई में इसकी 3 शक्लें जो हैं राइज हो गई और 3 शक्लों के 3 नाम हैं, 3 शक्लों के 3 नाम है, उदेच्य, प्राच्य और मध्य दिशा। तो इसमें आप जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वो क्या रहेगा कि आर्या जैसे शुमाल मगरिब से मशरिक़ की जानिब बढ़ते गए तो उनकी ज़बान का एक बुनियाद पर कायम रहना मुश्किल हो गया और उनमें कुछ तब्दीली आ गई और इन तब्दीलियों की वजह से जो है आपके इलाक़ाई ज़बानों से मेल जोल के सबब इनकी 3 इलाक़ाई शक्लें राइज हो गई। ठीक है, 3 शक्लें, उनका नाम क्या है? सबसे पहले आता है आपका शुमाली बोली जिसे कहते हैं उदेच्य। ठीक है, दूसरी आपकी हो जाती है वस्ती बोली जो कि हो जाता है मध्य देश, वस्ती यानी मध्य देश। ठीक है, और तीसरा हो जाता है आपका मशरिक़ी बोली जो कि है आपका प्राच्य। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो मेयार के हिसाब से भी इन ज़बानों में फ़र्क हो जाता है। जैसे शुमाली बोली, शुमाल मगरिबी जो बोली है, ये मेयारी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता जाएगा ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता जाएगा। ठीक है, तो शुमाल मगरिबी में इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। ठीक है, तो वो मेयारी मानी जाती है। ये दूसरी जो है ना बहुत मेयारी ना बहुत गैर मेयारी। ठीक है, एक बीच की जो है ज़बान है। इसका जो इलाक़ा था वो अम्बाला से जो आपका इलाहाबाद है, अम्बाला से इलाहाबाद का जो इलाक़ा है वो मध्य देश का इलाक़ा कहा जाता था, तो इसलिए वस्ती बोली ये हो गई। और जो तीसरी बोली जो है मशरिक़ी बोली, ये मेयार से बहुत दूर, यानी कि जो इनकी इलाक़ाई शक्लें पैदा हो गई थी उसमें से जो मध्य देश वाली मशरिक़ी बोली वाली ज़बान है जो कि प्राच्य है, ये अपने मेयार से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई थी। ठीक है, तो और यही कैटेगराइजेशन है, यही आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जाके फॉलो होगा। जो आप अपभ्रंश के किस्म में देखेंगे उसमें भी यही मिलेगा। जो शुमाली मगरिबी जो अपभ्रंश रहेगी, प्राकृति रहेंगी, उस पर कहा जाएगा वो बहुत मेयारी है। ठीक है, और जैसे जैसे आप मशरिक़ की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी कि इंडिया के ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, बिहार की तरफ, आप बंगाल की तरफ, उड़ीसा की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मेयार की कमी, उन ज़बानों में कहा जाता है कि मेयार की कमी है। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका क़दीम हिंद आर्याई से रिलेटेड ये आपके कुछ बेसिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जब सवाल पूछा जाएगा उसमें लिखना है। एक और चीज़ जो आपको ऐड करना है कि हैयत और माकूसियत, हैया आवाज़ें, हा वाली, हिकारियत वाली जो आवाज़ें होती है, हैयत माकूसियत, जो ट ठ ड वाले जो ज़बानें जो अल्फाज होते हैं, हैया जो भ जो होती है, हैयत माकूसियत जो देसी ज़बानों के इन्फ्लुएंस से जो है आपके उर्दू में जो है दाखिल हुआ है, तो वो सारे के सारे हैयत और माकूसियत ये इसी दौर में, क़दीम हिंद आर्याई दौर में, क़दीम हिंद आर्याई दौर में जो है तश्कील पा चुके थे। तो उर्दू ज़बान की जो मसमतों की हैयत और माकूसियत है वो दोनों भी, ठीक है, वो जो कि उर्दू की खुसूसियत है, वैदिक संस्कृत के दौर में ही जो है तश्कील पा चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा जो 10 मसवतें हैं, उर्दू के जो बेसिक 10 मसवतें हैं, सभी का इर्तिक़ा जो है तो इसी वैदिक दौर में या क़दीम जो है आपके वैदिक संस्कृत या फिर क़दीम हिंद आर्याई दौर में हो चुका था। तो ये आपका हो जाता है, पूरा एक नोट तैयार हो जाता है क़दीम हिंद आर्याई के ऊपर कि क़दीम हिंद आर्याई क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, आपको पूरा याद रखना है। जीसी जैन साहब उसके 2 कैटेगराइजेशन, वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्यों वैदिक संस्कृत कहा जाता है? वेद है, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है। क्लासिकल संस्कृत है, क्लासिकल संस्कृत में क्या क्या आ जाता है? ठीक है, रामायण महाभारत को नाम याद रखना है। फिर 3 इलाक़ाई शक्लें हैं वो आपको याद रखना है, उदेच्य, प्राच्य, मध्य देश। ठीक है, फिर वो मेयारी गैर मेयारी कितनी है वो सब याद रखना है। याद रखना है कि हैयत और माकूसियत जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है उर्दू की, वो उसी दौर में जो है तैयार हो गए, जो है आप इत्तिक़ा पज़ीर हो चुके थे। और साथ ही साथ जो लास्ट में जो आता है पॉइंट आता है वो ये कि जो 10 मसवतें हैं उर्दू के,
ठीक है, वो भी सारे कदीम हिंद आर्याई में वैदिक संस्कृत दौर में वो भी इर्तिखा पा चुके हैं। तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाता है आपका कदीम हिंद आर्याई दौर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जिसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे वो है वस्त हिंद आर्याई। ये कदीम हिंद आर्याई, वस्त हिंद आर्याई, इसमें बिलखुसूस अगर आप देखेंगे तो जो संस्कृत से प्राकृत का जो सफ़र है, प्राकृत से अपभ्रंश का जो सफ़र है, इसको बहुत अच्छे से क्लियर अपने जहनों में रखिएगा, सो दैट कि जब आप क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख सकें। क्योंकि हो ये रहा है कि पहले सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन किए जाते थे कदीम हिंद, ठीक है, या जदीद हिंद आर्याई, उसमें सिंपल आता था, या फिर आगे जाके मगरबी हिंदी उसकी बोलियों में सिंपल एक ही ज़बान कानूजी बुंदेली इसके बारे में पूछा जाता था। लेकिन अभी क्या कंपैरिजन पूछा जा रहा है या कोर करके पूछा जा रहा है, या फिर कोई ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं रहा है, बल्कि उसी को आपको कोरिलेट करते हुए पूछना है, जो कि कदीम हिंद आर्याई में भी आ जाएगा, वस्त हिंद आर्याई में भी आ जाएगा, या वस्त हिंद आर्याई से जदीद हिंद आर्याई में आ जाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखिए, सो दैट कि जब आप आंसर लिखिए, जब आपसे आंसर की डिमांड की जाए तो आपके पास पॉइंट्स अवेलेबल हो। इन्हीं पॉइंट्स को आपको लिखना है, लेकिन कोशिश करना है कि इसी फॉर्मेट को आप फॉलो करें, हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, तो जो दूसरा पॉइंट हम जो देख रहे हैं वो है वस्त हिंद आर्याई या वस्ती हिंद आर्याई। तो ये हिंद आर्याई के इर्तिखा का दूसरा दौर है। और जैसे मैंने कहा था कि हमने 1500 to 500 क़ब्ल मसीह वहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे 500 क़ब्ल मसीह, ठीक है, से लेकर 1000 ईस्वी जो आपका क्रिश्चियन ईरा है या कॉमन ईरा जिसे कहते हैं, जो 500 क़ब्ल मसीह यानी 500 BC to 500 CE जो आपका कॉमन ईरा है, वहाँ तक कि ये वस्ती हिंद आर्याई का दौर है। और ये जो कदीम हिंद आर्याई जैसे संस्कृत का दौर है, ये प्राकृतों का दौर है, और प्राकृत इसमें फलती फूलती है। 500 साल के अंदर संस्कृत का जवाल होता है, और 500 क़ब्ल मसीह से यानी कि इस टाइम से वो 1000 साल में जवाल हो गया। ठीक है, वैदिक संस्कृत क्लासिकल संस्कृत बन गई, फिर जवाल होकर फिर इलाकाई ज़बानों के असरात के साथ साथ जो है यहाँ पर मुख्तलिफ प्राकृतों का ज़हूर होना शुरू हो गया, प्राकृत ज़ाहिर होना शुरू हो गई। और इनकी तीन शक्लें प्राकृतों की वो ज़ाहिर हुई, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। ये कैटेगराइजेशन याद रखिए, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत, तीसरी प्राकृत। इसमें भी और पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राकृतें, फलना फूलना, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत, तीसरी प्राकृत। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले पहली प्राकृत क्या है, व्हाट इज पहली प्राकृत। आप ये पॉइंट्स को बिल्कुल नोट डाउन करते हुए जाइए, ये आपके की पॉइंट्स है जो आपके आंसर शीट पर जाएंगे, यूपीएससी की आंसर शीट पर आपके ये की पॉइंट्स जाएंगे। और आप अगर इन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, आपको जो है बिल्कुल जो मार्क्स, डिफाइंड मार्क्स है, वो मिलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो पहली प्राकृत में जो दो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, पाली ज़बान और अशोक के कुतबे। पाली ज़बान और अशोक के कुतबे। ठीक है, तो पहले लिखिए इसमें पाली। सो पाली क्या है, पाली अगर बेसिकली कहा जाए तो पाली बुद्ध मत की जो है ज़बान है। ठीक है, आज भी पाली शुमाल जो आपका मशरक़ी हिंदुस्तान है वहाँ पर बोली जाती है। यूपीएससी में भी ऐसे ऑप्शनल पाली हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो है वो ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, तो पाली जो हो गया आपका बुद्ध मत की ज़बान है, और गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश है, गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश है वो सारे पाली ज़बान में है। और जो बुद्धिज़्म की जो मजहबी किताबें, धम्मपद, बुद्धिज़्म की जो मजहबी किताब आती है धम्मपद, वो भी पाली में ही है। ठीक है, तो पाली बुद्ध मत की जो है आपकी ज़बान है, साथ ही साथ गौतम बुद्ध के सारे उपदेश उसी में मिलेंगे। धम्मपद जो है आपको उसी में मिलेगी, यानी बुद्ध मत का जितना भी मजहबी सरमाया है सारा भी आपको उसी के अंदर मिलेगा। और जब एक वक्त के बाद जब टाइम हो गया तो वो भी बोलचाल की ज़बान से अदबियात के लिए इस्तेमाल की जाने लगी, यानी कि उसको अदबी हैसियत हासिल हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाली के बारे में। तो दूसरा आता है अशोक के कुतबे, अशोकन पिलर्स या मैन्युस्क्रिप्ट्स, या अशोकन जो एडिक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, वो हो गया आपके अशोक के कुतबे। तो आप भी जानते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है कि अशोकन सम्राट अशोक जो थे, जो किंग थे, उन्होंने अपने दौर में जो अपने बिलीव्स हैं, जो
एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स हैं, ठीक है, या फिर मजहबी जो आपके प्रीचिंग वाले जितने भी उनको लगा कि बुद्धिज़्म से मुतालिक जो मजहबियात के जितने भी उसूल है उसको प्रीच करने के लिए जो है एडिक्ट्स जो है अपने जितनी भी उनकी सल्तनत थी उसके अंदर मशरिक़ से मगरिब, शुमाल से जुनूब हर उन्होंने कुंदा करवा दिया, ठीक है, जो है खड़ा करवा दिया, ठीक है। तो वो जो कुतबे हैं वो लिंग्विस्टिकली और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ज़बानी एतबार से भी बहुत अहमियत रखते हैं। ज़बानी एतबार से भी उनकी बहुत अहमियत है कि उससे देखने में आता है कि जैसे मशरिक़ से मगरिब जो है आप कुतबों के अगर स्टडी करते जाएंगे तो मकामी ज़बानों का क्या असर पड़ा है, और जो है अचानक से एक ही दिन में तो सारी जगह कुतबे लिखे नहीं गए, अलग अलग जो है कुछ सालों के वक्फे से लिखे गए, गैप के वक्फे से लिखे गए। फिर उस पर भी आप देखेंगे कि अशोकन पिलर्स के ऊपर, जैसे कि कुतुब मीनार पे जो है आपका अशोकन पिलर मिलता है, उस पर बादशाहों ने अपने जो है जो अचीवमेंट्स है उनको भी मेंशन किया है। तो ऐसे ही वो एक लिंग्विस्टिक हिस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अशोक के कुतुबे जो है वो जो है आपका पहली प्राकृत के अंदर आता है। उसमें आप जो पॉइंट्स लिखेंगे, अशोक ने महात्मा बुद्ध के तालीमात, अपने सियासी उसूल और ज़िंदगी के वाक़यात, ठीक है, पत्थरों पर कुंदा करवाकर सल्तनत की तूलो अर्ज़ में जो है फैला दिए, जो कि तारीख़ी तौर पे अहम है। और ज़बान, इसकी जो ज़बान है पाली से बहुत मुमासिलत है, ठीक है। तो इसकी जो ज़बान है वो पाली से बहुत ज़्यादा क़रीब नज़र आती है, ठीक है, इसीलिए उसको एक कैटेगराइजेशन में यानी पहली प्राकृत में इंक्लूड किया गया है। अब हम जो है दूसरी प्राकृत की तरफ चलते हैं कि दूसरी प्राकृत क्या है। अब आप लिखिए दूसरा पॉइंट, दूसरी प्राकृत, यानी कि हम वस्त हिंद आर्याई में जो प्राकृतों की 3 अक़साम हमें देखिए डेवलप हो गई है, तो उसी को हम डील कर रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी दूसरी प्राकृत की तरफ। तो दूसरी प्राकृत जो है, जब अदब के लिए प्राकृत इस्तेमाल की जाने लगी, यानी कि ज़बान से जब अदब की तरफ उसका सफ़र मुकम्मल हो गया, तो अदब के लिए जब इस्तेमाल होने लगी तो उसे हम दूसरी प्राकृत कहते हैं। और इसका ज़माना जो होता है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, क्योंकि वस्तिंद आर्याई का दौर जो है 1000 ईस्वी तक जाता है। तो शुरू के 500 साल हो गए पहली प्राकृत के लिए, बीच के 500 साल हो गए दूसरी प्राकृत के लिए, और आखिर के 500 साल हो गए तीसरी प्राकृत के लिए, ठीक है। तो इसका ज़माना जो हो जाता है पहली से 500 ईस्वी तक के इसका ज़माना हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं अदबी प्राकृतों को इलाक़ाई खुसूसियत और इलाक़ाई तक़सीम, यानी कि रीजन वाइज इसको डिवाइड करके इलाक़ाई खुसूसियत के साथ साथ इलाक़ाई क्या क्या खुसूसियात है उसके अंदर, ज़बानी मकामी बोली के साथ मिलकर क्या इसमें खुसूसियत डेवलप हुई है, और इलाक़ाई तक़सीम यानी कि डिवीज़न, रीजनल डिवीज़न के साथ करके उसको, जोग्राफिकल डिवीज़न करके उसको, ठीक है। इनको 5 ग्रोहों में तकसीम किया है, 5 प्राकृतें बनती हैं, ठीक है। 5 प्राकृतें जो है इसमें तश्कील पाती है, ठीक है। जो सबसे पहली जो उसमें आएगी प्राकृत आएगी शूरसेनी। शूरसेनी प्राकृत जो है इसके अंदर पहली आएगी। दूसरी फिर उसके बाद मागधी, अर्धमागधी, ठीक है, फिर महाराष्ट्री, ठीक है, ये जो है आपका फिर जो पिशाजी, ये 5 किस्में आ जाती हैं, जिसमें फर्स्ट जो आ जाएगा आपका शूरसेनी प्राकृत आ जाएगी। अब इसमें लिखिए शूरसेनी जो है ये शूरसेन की या फिर मध्य देश की ज़बान है, ठीक है, जो कि संस्कृत से बहुत करीब है। ये क्योंकि शूरसेनी अपभ्रंश के ऊपर, शूरसेनी प्राकृत के ऊपर सीधे सवाल आ चुका है, यूपीएससी ने शूरसेनी प्राकृत के ऊपर सीधे सवाल किया है, तो ये बहुत अहम बन जाता है, ठीक है। तो शूरसेनी जो कि मध्य देश की ज़बान है, संस्कृत से बहुत ज़्यादा करीब है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि क़दीम नमूने अगर आप देखें तो अश्वघोष के जो नाटक है, अश्वघोष के नाटकों में जो ज़बान मिलती है वो फिर शूरसेनी अपभ्रंश की जो है आपको, शूरसेनी प्राकृत की जो है आपको ज़बान देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो आपको मध्य देश की ज़बान संस्कृत से बहुत ज़्यादा करीब और बहुत ज़्यादा मुतासिर, करीब भी और मुतासिर भी। और क़दीम नमूने जो हैं बिलखुसूस अश्वघोष के जो नाटकों में जो हमें क़दीम नमूने मिलते हैं वो भी इसी शूरसेनी प्राकृत के मिलते हैं, ठीक है। जो दूसरा हमें देखना है वो है मगधी, ठीक है। तो ये मगध की ज़बान है, जैसे ये मध्य देश की ज़बान है,
तो ये मगध की ज़बान हो जाती है, ठीक है। और इस पर गैर आर्याओं, जैसे मैंने कहा कि जैसे हम मशरिक़ की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर जो है इलाक़ाई ज़बानों के ज़्यादा असरात हैं और वो ज़बानें गैर मियारी मानी जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से मगध की जो ज़बान है, तो मगधी जो प्राकृत हो जाती है दूसरी किस्म है, तो इस पर भी गैर आर्याओं के ज़बानों का काफ़ी असर रहा है और इसीलिए इसे गैर मियारी भी माना जाता है। इसका मियार इतना अच्छा माना नहीं जाता, या गैर मुहज़्ज़ब भी अगर हम कहें, गैर मुहज़्ज़ब भी इसको कहा गया है। और बिलखुसूस जो उस दौर के जो नाटक जो होते थे, उस दौर में जो हिस्टोरिकल जो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उसमें जो निचला तबका जो होता था, जो निचला तबका जो बात करता था, उनकी जो बोली की ज़बान होती है, तो उसमें मगधी ज़बान उसमें पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि उसे गैर मुहसिब माना जाता था। तो इसीलिए जो शाही ख़ानदान है, ठीक है, वो अर्ध मगधी में बात करती थी, ठीक है। जो मजहबी जो रहनुमा हुआ करते थे, उसमें आप देखिए शोरसेनी उपभ्रंश से उनको रेफ़र किया जाता है, शोरसेनी उनकी ज़बान बन जाती है। वहीं पे जो मगधी जो आप देखिएगा प्राकृत, तो वो निचले तबके, समाज के निचले तबके के लोग जो है, तो उसमें बताया गया है कि उनकी जो ज़बान है वो मगधी है, ठीक है। तो जो तीसरा हमें देखना है वो हो गया अर्ध मगधी, ठीक है। पहला हमने देख लिया शोरसेनी, दूसरा मगधी, तीसरा है अर्ध मगधी, जो कि शोरसेन और मगध के बीच का इलाका। शोरसेन हो गया सेंट्रल, ठीक है, मध्य देश, और मगध हो गया बिल्कुल ईस्टर्न, ठीक है। तो दोनों के जो बीच का इलाका है, ठीक है, वो हो गया अर्ध मगधी। और ये ज़बान जो है मियारी मानी जाती थी और तरक्की याफ्ता। और जैसे मैंने कहा शाही घराने के बोलने वाले जो लोग होते थे, तो वो इस ज़बान का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया हमारा अर्ध मगधी। अब चौथा जो हम देख लेते हैं, इसी पर हम देख लेंगे, वो हो गया महाराष्ट्री प्राकृत, ठीक है। और इस ज़बान की ख़ास बात भी है कि ये सबसे मियारी तस्लीम की जाती है। महाराष्ट्री जो प्राकृत होती है वो सबसे ज़्यादा मियारी तस्लीम की जाती है, ठीक है। और उस दौर की जो बेशतर अदबी तसानीफ है, लिटरेरी जो वर्क रहा है, वो भी महाराष्ट्री प्राकृत में आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस दौर के दौरान 500 जो आपका कॉमन एरा से, जो आपका फर्स्ट जो है आपका कॉमन एरा से, जो आपका CE से 500 CE तक के जो आपको मिलता है, दौर में आपको जो बेसिक लिटरेरी वर्क जो मिलेगा सबसे ज़्यादा मियारी मानी जाती है। तो अदबी जो तसानीफ है वो भी आपको सारे के सारे महाराष्ट्री जो आपकी प्राकृत है उसके अंदर मिल जाएंगे। और जो आखिरी जो किस्म है, जो कि है पिशाजी, ये हो गया आपका चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पिशाजी, ठीक है। तो इसमें जो है अदबी नमूनों का फुकदान है। इसमें जो है अदबी नमूनों का आपको फुकदान मिलेगा, और अदबी नमूनों का फुकदान होने की वजह से उसका मेयार भी सेट नहीं हो पाया है, ठीक है, उसका मेयार भी सेट नहीं हो पाया, और इस ज़बान की ज़्यादा जो डिटेल्स है हमें वो भी पता नहीं चल पाई, ठीक है। सो अदबी नमूनों में इसका फुकदान मिलेगा, पिशाजी। तो इस तरीके से आपका जो है वस्त हिंद आरियाई का भी आपका जो सेकंड वाला पार्ट है, यानी दूसरी प्राकृत, ये भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। जो नेक्स्ट हमें अब आगे जाना है, वो जाना है तीसरी प्राकृत के ऊपर। पहली प्राकृत हमने देख लिया, उसमें संस्कृत की बात की गई, दूसरी प्राकृत में यहाँ पर प्राकृत की बात की गई। अब तीसरी प्राकृत में जाहिर सी है अपभ्रंश की बात की जाएगी, ठीक है, जो तीसरी प्राकृत है। तो तीसरी प्राकृत का दौर अब आपने देखा है, जैसे कि कहां से कहां तक बचा है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का जो दौर होता है वो तीसरी प्राकृत का दौर कहलाता है। और इसमें जो जबान है वो है अपभ्रंश। तीसरी प्राकृत में अपभ्रंशों का जो है तो ये दौर कहा जाता है, ठीक है। अब अपभ्रंश के माने जो होते हैं वो होते हैं मस्खशुदा, जिसको तोड़ा मरोड़ा गया हो, ठीक है, जो जिसको जो है जिसकी असल शक्ल पे जो है उसको रखा ना गया, मस्क कर दिया गया हो, ठीक है, जिसकी असल शक्ल से बिगाड़ जो है पैदा कर दिया गया हो। और ये जबान जो है पतंजलि के अहद में, ठीक है, ये जो जबान है ये पतंजलि के अहद में
आपको इसका इस्तेमाल मिलेगा। और भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है, जो कि ड्रामेटिक्स की काफ़ी अहम किताब मानी जाती है, तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है इसमें पहली बार आपको अपभ्रंश का इस्तेमाल मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये सारे की पॉइंट्स याद रखना है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, अपभ्रंश के माने मत्स्यशुदा के, वो जो तलफ़ुज़ के एतबार से जिसकी शक्ल बिगड़ गई हो, पतंजलि की हयात में उसका इस्तेमाल हुआ है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसको पहली बार जो है इस्तेमाल किया गया। और इसकी बाकायदा ज़बान की हैसियत जैसे हमने देखा है 6ठी ईस्वी से बाकायदा ज़बान की हैसियत हासिल हुई, और जब तरक्की याफ्ता हुई तो इसको अदबी तसानीफ़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाना, वही जो प्रोसेस यानी कि अदबी मकासद के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाने लगा। उसकी भी तादाद है, जैसे कि प्राकृत को हमने देखा था कि उसमें भी 5 कैटेगराइजेशन हुए हैं, इसमें अपभ्रंश को भी इलाक़ाई सतह के ऊपर जो है मुख्तलिफ तादाद में जो है डिवाइड किया गया है। और अलग अलग जो लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने अलग अलग उसका नंबर्स में उसको डिवाइड किया है। जो कुछ स्कॉलर्स के नाम है भोलानाथ तिवारी और मार्कंडे, ये जो है कुछ लिसानी माहिरीन हैं जिन्होंने इसका डिवीज़न किया है। ठीक, सो लिसानी माहिरीन में से भोलानाथ तिवारी और मार्कंडे ने इनको जो है मुख्तलिफ तादाद में 5 जो तादाद है 5 किस्मों में अपभ्रंश को भी डिवाइड किया है। और कौन कौन सी किस्में हैं यहाँ पे बताने की खास ज़रूरत नहीं है, वही किस्में हैं जो हमने अभी प्राकृत के लिए देखी थी। ठीक है, जो पहली किस्म हो जाती है आपकी शोरसेनी प्राकृत, तो शोरसेनी अपभ्रंश, फिर उसके बाद मगधी, अर्ध मगधी, महाराष्ट्री, और आखिर में जो है हो जाता है आपका पिशाची। ठीक है, तो ये आपका कवर होता है यहाँ से पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जो वस्त हिंद आर्याई है, ठीक है, प्राकृत के मुख्तलिफ किस्मों के बारे में लिखिए करके यूपीएससी ने सवाल पूछा है। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत, तीसरी प्राकृत के बारे में पूछा जा रहा है। चैलेंज ये है कि इसी सारी इन्फॉर्मेशन को आपको 250 अल्फाज के अंदर पुट करना है, यह आपके लिए चैलेंज हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन आप अगर नोट्स बना के रखेंगे, की पॉइंट्स अगर आपके जहन में रहेंगे, तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरी प्राकृत और आपका वस्त हिंद आर्याई। जो लास्ट बिट जो है इस लेक्चर का हम जो देखेंगे वो है आपका जदीद हिंद आर्याई। ठीक है, जो लास्ट बिट है जो हमें अभी देखना है वो हो जाता है जदीद हिंद आर्याई। ठीक है, और इसके आगाज़ की तारीख कहाँ से होगी? अब जैसे वस्त की तारीख जैसे हमने देखा है कि 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी, तो फिर जदीद हिंद आर्याई का मतलब आ जाएगा बिल्कुल नया, जदीद हो गया नया। ठीक है, तो इसकी तारीख कहाँ से आ रही है? फिर 1000 ईस्वी के आगे से आ रही है। ठीक है, तो 1000 ईस्वी के आगे के बाद जो हमें मिलेगी तो वो जदीद हिंद आर्याई। और तमाम जदीद हिंद आर्याई ज़बानें, अब यहाँ पे हिंद आर्याई ज़बानें, जदीद हिंद आर्याई ज़बानें आ जाएगा, जो आज मुख्तलिफ शक्लों में मगरिब से लेकर मशरिक़ तक, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक जो हिंद आर्याई ज़बानें हैं, द्रविड़ी ज़बानें छोड़कर जो राइज हैं, वो तमाम ज़बानें किसी न किसी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, तो इसमें आप पॉइंट लिखिएगा, तमाम जदीद हिंद आर्याई ज़बानें किसी न किसी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, ठीक है, इसके भी इलाके मुतय्यन नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अगर रीजनल लेवल पर ज्योग्राफी का कैटेगराइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़बान जो है वो इंसानों के साथ ट्रैवल करती है, इंसान एक जगह नहीं बैठता, वो भी मोबाइल होता रहता है। ठीक है, ऐसे ही आप उर्दू का जो है डिफाइन एरिया नहीं रख सकते, उर्दू का एरिया डिफाइन नहीं कर सकते। बेशक वो दिल्ली और नवां के में उसका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन दक्कन में भी पाई जाती है, मणिपुर में भी उर्दू बोलने वाले हैं, आपको जो है तमिलनाडु में भी मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे कश्मीर में भी मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में भी मिल जाएंगे। तो ज़बान का कोई इलाका मुतय्यन करना हमेशा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें भी जो है इलाके मुतय्यन नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी कैटेगराइजेशन के लिए कुछ डिवीज़न करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ खुसूसियात की बुनियाद पर इनका कैटेगराइजेशन किया गया है, और इनमें जो खुसूसियात हैं वो अभी तक पाई जाती हैं, इलाकाई खुसूसियात जो हैं, जो रीजनल इन्फ्लुएंस जो होता है वो अभी तक पाया जाता है। ठीक है, जो खुसूसियात अभी तक पाई जाती हैं। ठीक है, और जो 5 अपभ्रंश हैं उनसे मुख्तलिफ
जदीद हिंद आरियाई ज़बानें कौन कौन सी निकली है, तो ठीक है उसमें हम देखेंगे पहली अपभ्रंश कौन सी है, शोरसेनी अपभ्रंश। तो इसमें शोरसेनी अपभ्रंश पे भी सीधे यूपीएससी सवाल कर चुका है। तो शोरसेनी अपभ्रंश का इलाका कौन सा हो गया, शोरसेन का जो हमने देखा है, और उससे निकली है खड़ी बोली, हरियाणवी, ठीक है, राजस्थानी, पंजाबी, ये सारी ज़बानें जो है तो शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, जो दूसरा हो जाता है आपका आ जाता है मगधी। तो मगधी जो है तो इसको काफ़ी वसी इलाका है, मगध का इलाका काफ़ी वसी है, उसमें बिहार, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये सारे आ जाते हैं, और इनको अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी उससे ज़बानें वजूद में आई हैं मगधी से, तो इसमें आई है बंगाली, ठीक है, गोड़ भी जिसको कहते हैं, आसामी, ठीक है, तीसरा जो हो गया आपका उड़िया, ठीक है, उत्कल भी कहा गया है कुछ ज़बानों को। ठीक है, तो ये सारी ज़बानें जितने भी हैं आपकी वो सारी की सारी इसी से मगधी से डेवलप हुई। जो तीसरा आ जाता है वो आ जाता है आपका अर्धमागधी। ठीक है, हमने देखा दूसरा जो है आपका मगधी आ जाता है, तीसरा अर्धमागधी आ जाता है। तो अर्धमागधी का जो इलाका है वो है शोरसेन और मगध के बीच का। ठीक है, यानी कि इलाहाबाद से मगध का जो इलाका शुरू होता है उसके बीच का जो इलाका है वो सारा हो जाता है। तो इसमें जितनी पूर्वी बोलियां हैं, मशरक़ी बोलियां हैं, ठीक है, चाहे वो अवध हो, अवध का इलाका इसी के अंदर आ जाता है, छत्तीसगढ़ का इलाका इसी के अंदर आता है, भोजपुर, ठीक है, भोजपुरी भी इसी में आ जाएगा। ठीक, तो ये तीसरी आपकी अर्धमागधी हो गई। चौथी जो हम देखेंगे यहाँ पर वो हो गया आपका महाराष्ट्री प्राकृत। तो महाराष्ट्री प्राकृत से क्या निकला है, ठीक है, सिंपल सी बात है, मराठी निकली है। ठीक है, जो पांचवा देखेंगे हम वो हो गया आपका कैकई या बड़ा चढ़ाव जिसे कहते हैं, बड़ा चढ़, पराचढ़ भी कहते हैं। ठीक है, सो कैकई जो हो गया उससे क्या निकली है आपका सिंधी और कैकई, जो दो ज़बानें हैं वो निकली है। ठीक है, तो इस तरीके से जदीद हिंद आरियाई जो ज़बानें हैं, ठीक है, किसी न किसी अपभ्रंश से निकली है। और उर्दू का ताल्लुक भी जो है ऐसे ही अपभ्रंश। ठीक है, उर्दू को अगर हम रिवर्स गियर में देखते हैं, सो उर्दू अपभ्रंश प्राकृत से संस्कृत, इस तरीके से उर्दू का ताल्लुक जो होता है अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत होता हुआ जाकर फाइनली जो है संस्कृत तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो हमारा हिंद आरियाई का इर्तिक़ा जो टॉपिक है सिलेबस में, बहुत ब्रीफली हमने की पॉइंट्स कवर करते हुए हमने पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ख़दीम, जदीद, वस्ती हिंद आरियाई, आर्यों का वतन, इस सब को हमने कवर किया है। ठीक है, सो आई होप आपके कुछ कंसेप्ट्स काफ़ी इसमें क्लियर हुए होंगे, की पॉइंट्स आपके रेडी हो गए हैं। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाला जो पोर्शन रहेगा हमारा वो कवर करने की कोशिश करेंगे, मगरिबी हिंदी, उसकी बोलियाँ, फिर जो सिलेबस में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जैसे रह गए हैं, जैसे जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की ग्रोहबंदी। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको कहूँगा, आपको खुद रेकमेंड करूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि उसको कवर करना है। ठीक है, जैसे एक और टॉपिक है, जैसे आता है पाननी। पाननी जो है तो आपका लिंग्विस्टिक स्कॉलर है, अष्टाध्यायी। ठीक है, तो पाननी और अष्टाध्यायी के ऊपर भी आप लोग एक नोट बना के रखिए कि पाननी किस सदी में था, कहाँ पैदा हुआ, शिलासूत्र जो इलाका है पाकिस्तान का, शुमाल मगरबी सरहद, वहाँ पे उसकी पैदाइश हुई है, उसने क्या कारनामा अंजाम दिया है, अष्टाध्यायी में कितने अब्वाब हैं। ठीक है, फिर वो अष्टाध्यायी को एक मिरेकल, लिंग्विस्टिक मिरेकल क्यों माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको इसी चैप्टर से आपको इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो पाननी, अष्टाध्यायी, ये सब आप उसमें कवर कर दीजिए। ठीक है, आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉइंट्स लिख सकें, नोट्स खुद के बना सकें। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाला जो हमारा सिलेबस का पोर्शन है उसकी तरफ पढ़ेंगे। थैंक यू।